सुनो, बोलना नहीं है। सुनो, सुनिए, इधर सुनिए। क्या बोले इसको? क्या बदमाशी कर रही है? क्या मार रही है? अब चुप हो जाओ। हाँ बोल रहे हैं आप शांत रहेंगे तब ना हम बोलेंगे। 20 को स्लाइड हो गया रे। पढ़ाते पढ़ाते हम 20 को स्लाइड पढ़ा दिया। पूरा दिया, क्लियर कर दिया। मतलब हुआ क्या, वीडियो रिकॉर्ड जो हो रहा था ना, तो बायोलॉजी वाला में फिजिक्सो वाला रिकॉर्ड हो गया। हम जो देख रहे हैं वीडियो, तो थोड़ा देर तक मेरा वीडियो चलता है, जितना देर तक हम पढ़ाते उतना देर तक वीडियो चलता है, उसके बाद फिजिक्सो वाला वीडियो चलने लगता है। अब हम सोचें कि यूट्यूब पर अपलोड तो हो गया है, लिखा गया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लेकिन इसमें फिजिक्सो इंक्लूड है। जो स्टूडेंट देखेगा वो तो गाली देगा कि बायोलॉजी में फिजिक्स कहाँ ऐड कर दिया, फिजिक्स में बायोलॉजी कहाँ ऐड कर दिया। बायोलॉजी के बारे में तो नहीं कहेगा, कहे कि सबसे पहला बायोलॉजी है। कमेंट नहीं किया, कमेंट नहीं करता, जानता ही नहीं कोई। अब सुनो, पिछले क्लास में सुनते रहिए। आप देखिए, हम जब भी पिछला क्लास का डिस्कस करते हैं तो आप लोग भी बोला करेंगे, ठीक है? पीछे पीछे आप लोग भी बोलेंगे, जल्दी लिखिए, याद रहेगा। हम याद आपको दिलवाते हैं। ओके, कोई नहीं, आप यस और नो तो बोल सकते हैं ना। अरे हम बोले हैं हाँ, तो तुम नो का है पहले बोल रहा है? पहले ठीक ठाक चीज बोलो ना, पहले तो तुम नो बोल देता है। अब सुनो, हम लोग प्रीवियस क्लास में, सुनते रहिए आप, हम लोग प्रीवियस क्लास में आर्किबैक्टीरिया के बारे में पढ़े थे। सुनिए, हल्ला मत कीजिए। हम लोग प्रीवियस क्लास में आर्किबैक्टीरिया के बारे में पढ़े थे, जिसमें ये देखे थे कि आर्किबैक्टीरिया जो है वो किसी भी कंडीशन में रह सकता है। रह सकता है कि नहीं? किसी भी कंडीशन में, चाहे वो बर्फ वाला कंडीशन हो, ज्यादा टेम्परेचर वाला कंडीशन हो, ठीक है? समुद्र के अंदर आप रख दीजिए, जिंदा रहेगा, ठीक? उसके बाद जो आर्किबैक्टीरिया होता है वो 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? सब बोलो, आर्किबैक्टीरिया कितने टाइप्स का होता है? फिर भी नहीं बोल रहा है जी, आवाज नहीं आ रहा है। आर्किबैक्टीरिया कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का। कहाँ नहीं बोल रही हो? बोल रहे हैं। आर्किबैक्टीरिया 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है हेलोफाइल्स, दूसरा होता है हार्मोएसिडोफाइल, तीसरा होता है मिथेनोजीन, ठीक है? अब सुनिए, मिथेनोजीन बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करता है? कौन सा केमिकल? मीथेन। मीथेन प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा क्या कर सकता है? CO2, और उसके अलावा अदर गैसेस भी प्रोड्यूस करता है। मीथेन कितना परसेंटेज प्रोड्यूस करता है? मीथेन 60 से 70% प्रोड्यूस करता है। मीथेन का परसेंटेज कितना होता है? CO2 का परसेंटेज और अदर गैस का। ओके, हेलोफाइल्स ऐसा बैक्टीरिया है जो कहाँ रहेगा? साल्टी एरिया में, नमकीन वाला एरिया में। ऐसा बैक्टीरिया जो ज्यादा नमकीन वाला एरिया में रहता है उसको क्या बोलेंगे? हेलोफाइल्स बोलेंगे। अब देखिए थर्मोएसिडोफाइल। थर्मोएसिडोफाइल ऐसा बैक्टीरिया है, ऐसा आर्किबैक्टीरिया होता है जो आपका हाई टेम्परेचर पर रहता है और हाई एसिडिक वाला एरिया में रहता है। हाई एसिडिक कहने का मतलब 7 से नीचे जो वैल्यू होता है वो एसिड का वैल्यू होता है। 1, 2, 3, 4 ये सब एसिड है, ठीक है? अगर किसी का पीएच मान, सुनो, 10वीं में तुम लोग पढ़ा होगा या 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर किसी सॉल्यूशन का या किसी थिंग्स का मतलब पीएच वैल्यू 7 से कम होता है तो वो एसिड होता है, 7 से ज्यादा होता है तो बेस होता है, और 7 होता है वो तो न्यूट्रल होता है। हाँ, न्यूट्रल उसको कहते हैं, ठीक है? तो अगर 7 से कम है तो क्या होगा? एसिड होगा, ठीक? अब देखो, ये कितने एसिडिक मीडियम वाला एरिया में रहेगा? लेस देन 2। अगर 2 से कम, अगर मीडियम का एसिडिक वैल्यू 2 से कम है तो कौन सा बैक्टीरिया पाया जाएगा? हार्मोएसिडोफिल्स। कौन सा? अगर टेम्परेचर ज्यादा है, 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो कौन सा बैक्टीरिया पाया जाएगा? हार्मोएसिडोफाइल्स। हेलोफाइल्स कहाँ पाया जाता है? नमकीन वाले एरिया में। कहाँ पाया जाता है? बोलो, तुम बोलो, कहाँ पाया जाता है? पानी में, तो हैंड पंप पे।
हाँ, जहाँ सॉल्टी एरिया होगा वहाँ कौन सा बैक्टीरिया पाया जाएगा? हैलोफाइल्स। इसमें नहीं पाया जाएगी, पानी नमकीन लगता है। देखा नमक मिला देगा तो उससे कुछ नहीं होगा, नमक घुल जाएगा और क्या होगा। नमक मिक्स हो जाएगा और क्या होगा। अरे सुनो, पहले से जो नमक पहले से प्रेजेंट है किसी पानी में, समुद्र में, वो वाला दूसरा चीज है, और ये तुम ऐड कर रहे हो वो दूसरा चीज है। कितना नमक तुम डाल सकता है बताओ? एक ट्रक डाल देगा, एक ट्रक से कुछ होगा, उसमें कुछ नहीं होगा। समुद्र में पानी नमकीन इसीलिए होता है क्योंकि इसमें नमक होता है, इसलिए नमकीन होता है। नमक अब पता नहीं वहाँ का जो नहीं, वहाँ का जो सॉइल है ना, वहाँ का जो सॉइल है, अंदर का जो सॉइल है वो नमक की तरह ही है, मतलब नमक पहले से प्रेजेंट है वहाँ, कोई जाके रखता नहीं है वहाँ। हाँ, नेचुरली है। जितना नमक हम खाते हैं टाटा का या कोई और का नमक जो खाते हैं, वो नमक वहीं से आता है, समुद्र से ही आता है। पहले क्या क्या आता है, सुनो ना कैसे आता है। अरे पहले क्या होता है, इवापोरेशन किया जाता है, ठीक है। इवापोरेशन करते करते वो नमक जो होता है वो ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद उसको फिल्टर कर लिया जाता है। जैसे पानी फिल्टर होता है ना, जो अच्छा पदार्थ नहीं होता वो अलग हो जाता है, ऐसे ही नमक जो होता है वो अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। फिर नमक को सुखाया जाता है, सुखा के उसके बाद इंडस्ट्री में लाया जाता है, इंडस्ट्री में उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। प्यूरिफिकेशन मतलब शुद्ध किया जाता है, उसके बाद पैकिंग करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा प्रोसेस लगता है, कोई 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है, पूरा दिन काम चलते रहता है उस पर। अपने लोग नमक खाते हैं ऐसे मिल जाते हैं आसानी से, तो अपना लोग समझते हैं कि ऐसे ही आ जाता है। नहीं, ऐसे नहीं आता है, बहुत ज़्यादा उसमें प्रोसेस लगता है। पहले उसको सुखाएगा, कैसे सुखाएगा, ज़्यादा टेम्परेचर हुआ होगा तब सूखेगा वो। सूखने के बाद पहले फिल्टर करेगा, उसके बाद नमक और पानी को अलग करेगा, उसके बाद नमक में तो कुछ और भी चीज़ होगा, समुद्र में है तो कुछ और भी चीज़ हो सकता है, तो उसमें सॉल्ट मतलब तरह तरह का सॉइल भी ऐड हो सकता है, तो इसलिए उसको इंडस्ट्री में लाया जाता है, उसके बाद उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। सुनो, हम साइनोबैक्टीरिया पर आए थे, सुनिए, हल्ला मत कीजिए। हमने साइनोबैक्टीरिया पढ़ा था। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या था? ब्लू ग्रीन एल्गे। क्या नाम था? ब्लू ग्रीन एल्गे, बीजीए, उसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है, ठीक। ब्लू ग्रीन एल्गे का कुछ एग्जांपल देखिए। एग्जांपल है नॉस्टॉक, एनामिना, ऑस्लेटोरिया और ओलोसिरा, ठीक। जिसमें एनसीईआरटी में, सुनिए, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ इसका डिस्कस किया गया है, इसको छोड़ के ये चारों आपके ये तीनों आपके एनसीईआरटी में नहीं है। आप एनसीईआरटी को पढ़िएगा, आप देखिएगा तो यही स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, नहीं दिख रहा है? यही वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो नॉस्टॉक के बारे में सिर्फ हम पढ़ेंगे, उसके अलावा किसी चीज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। सुनो, माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया का नाम है। किसका नाम है? बैक्टीरिया। ये सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया में अगर कहा जाए कि सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन बैक्टीरिया, तो क्या बोलोगे? माइकोप्लाज्मा। क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ, सुनो, पीपीएलओ भी इसी की तरह होता है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो निमोनिया डिजीज कॉज करता है। प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, निमोनिया डिजीज जो कॉज करता है, ठीक। इसके पास कोई सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल इसके पास नहीं होता है। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होना चाहिए। जब हम सेल पर आए थे तो तुम लोग को बताया था, सुनो, जब हम लोग सेल पर आए थे, बात नहीं कीजिए, कौन बात नहीं, घंटा वही है, चला दे बार, क्या होने दीजिए। हम बताए थे सेल में, सेल चैप्टर में, कि सेल जो होता है उसके पास सेल वॉल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है, जबकि प्लांट के पास सेल वॉल होता है। हम जब बैक्टीरिया का डिस्कस किए थे तो हम ये भी बताए थे कि बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होता है। बैक्टीरिया के पास 3 लेयर होता है। सबसे पहला लेयर होता है ग्लाइकोकैलिक्स, याद करो, सबसे पहला लेयर क्या था? ग्लाइकोकैलिक्स था। उसके बाद दूसरा लेयर क्या था? सेल वॉल था। और सबसे अंदर का लेयर क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। 3 लेयर था।
अगर तुमको याद हो तो। नहीं याद है हम तो याद दिला देते हैं। सबसे पहला लेयर कौन था बोलो? ग्लाइकोकैलिक्स। बोलो सब बोलो। सबसे पहला लेयर बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स। बोलो सब बोलो। पहला लेयर, दूसरा लेयर सेल वॉल, तीसरा लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोलो पहला लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। हाँ, तो वही जो आपका सेल वॉल था, तो सेल वॉल तो बैक्टीरिया में पाया जाता है, लेकिन ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल नहीं होता जिसके चलते इसका कोई शेप भी नहीं होता है, किसी की तरह ये दिखता भी नहीं है। शेप होना चाहिए। सुनो, बैक्टीरिया का जब हम शेप पढ़ाए थे कि बैक्टीरिया अगर रॉड की तरह दिख रहा है तो उसको बैसिलस कहते हैं, कॉमा की तरह दिख रहा है तो उसको, अगर विब्रियम की तरह दिख रहा है तो उसको विब्रियाई कहते थे। ठीक है, तो बहुत चार तरह का शेप हम पढ़े थे, लेकिन इस बैक्टीरिया का कोई शेप ही नहीं होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है, इसके कारण इसका कोई शेप नहीं होता है। जिसके पास सेल वॉल होगा उसी का शेप होगा। सेल वॉल अगर किसी के पास नहीं है तो शेप नहीं होगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये आएगा कि सर हम लोग के पास तो सेल वॉल है नहीं, फिर हम लोग का शेप कैसा है? तो हम लोग का शेप जो है वो सेल वॉल पे डिपेंड नहीं करता है, हम लोग का शेप जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग के पास सेल वॉल नहीं होता है। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है, इस बैक्टीरिया के पास सेल वॉल नहीं है, इसीलिए इसका कोई शेप नहीं है। ठीक, उसके बाद ये एनारोबिक कंडीशन में जिंदा रह सकता है। एनारोबिक कंडीशन कहने का मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा। ऐसा कंडीशन जब ऑक्सीजन नहीं रहे तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एनारोबिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर किसी कंडीशन में ऑक्सीजन नहीं है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा प्राणी है जो बिना ऑक्सीजन का जिंदा रहता है। हम लोग जिंदा रह सकते हैं बिना ऑक्सीजन का? प्लांट रह सकता है? नहीं। जितना भी लिविंग सेल है या जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, उसको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बिना ऑक्सीजन का भी रह लेता है। ऑक्सीजन नहीं भी हो भी ऑक्सीजन फिर भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। बिना ऑक्सीजन के रहने वाले आदमी को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होगी बताओ? उसको कोई फर्क पड़ेगा? अगर हम ही लोग के बॉडी में ऐसा कोई चीज होता जिससे हम ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते थे तो ऑक्सीजन की जरूरत होती हम लोग को? बिना ऑक्सीजन का हम लोग भी रह जाते। बोलो यस और नो। अब देखो, ये बिना ऑक्सीजन का रह जाता है, इसीलिए उसको एनारोबिक बोलते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आता है, सुनो, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि एनारोबिक क्या होता है या एनारोबिक कंडीशन क्या होता है, तुम ये बोलोगे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह जाता है तो उसको एनारोब्स बोलते हैं या एनारोबिक कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, लिव्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अब्सेंस में, ऑक्सीजन नहीं रहेगा फिर भी वो जिंदा रहेगा। ठीक, एनारोबिक कंडीशन का लिख दिए, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जिंदा रहता है, सर्वाइव रहता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन का जिंदा रहे, ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या बोलेंगे? एनारोब्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जिंदा रहे उसको क्या बोलेंगे? एरोब्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरोबिक। जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह जाए उसको एनारोब बोलेंगे, और जो ऑक्सीजन के वजह से ही जिंदा रहेगा उसको एरोबिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरोबिक। जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? एनारोबिक। और जो ऑक्सीजन के लिए ही जिंदा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? एरोबिक। एरोबिक में हम लोग आएंगे क्योंकि हम बिना ऑक्सीजन का नहीं रह सकते हैं। जो बिना ऑक्सीजन का जिंदा रह जाएगा उसको बोलेंगे एनारोबिक, और जो ऑक्सीजन के चलते ही जिंदा रहता है, ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकता, उसको बोलते हैं एरोबिक। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया आ जाएगा। कौन सा बैक्टीरिया आएगा? माइकोप्लाज्मा आएगा। बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोप्लाज्मा होता है, साल्मोनेला टाइफीडियम होता है। ठीक है, बहुत सारा नाम होता है। उसके बाद देखो, माइकोप्लाज्मा का साइज हम दिखाए थे सेल चैप्टर वाला में। इसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर, इसको कहते हैं माइक्रोमीटर। ठीक, पीपीएलओ का साइज कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर। अब देखो, तुम्हारे एनसीईआरटी में जब हम ये पढ़ा रहे हैं बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गे, तो तुम्हारे एनसीईआरटी में सिर्फ नॉस्टॉक का डिस्कस किया है, उसके अलावा कोनो चीज का नहीं। तो नॉस्टॉक का पहले डायग्राम देख लेते हैं। नॉस्टॉक का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, सेल आपस में कनेक्टेड होता है। सबसे ऊपर वाले सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। ये क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अगर कोई फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है तो खाना वही बनेगा कि कहीं और बनेगा?
जैसे हम पढ़ते हैं कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, स्टेम में, रूट में कि लीफ में, पत्ता में होता है, लीफ में होता है। तो खाना कहाँ बनता है, लीफ में बनता है। इसी प्रकार बैक्टीरिया, ये जो नॉस्टॉक है आपका बीजीए बैक्टीरिया, इसका जो वेजिटेटिव सेल होता है, ऊपर वाले सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। तो खाना कहाँ बन रहा होगा, वेजिटेटिव सेल में। कहाँ बन रहा होगा, वेजिटेटिव सेल। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये 2-3 सेल दिख रहा है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट की तरह दिख रहा है, ठीक है, एक रेशा की तरह दिख रहा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर, बड़ा सा सेल दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं हेटेरोसिस्ट। क्या कहते हैं, ये मोटा सेल होता है। देखने में भी लग रहा है आपको कि मोटा सेल है, ये सब छोटा छोटा है और ये थोड़ा ठीक है, मोटा सेल है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को आने जाने नहीं देता है। देखते हैं, ऑक्सीजन आया है तो यहाँ हम क्रॉस का चिन्ह लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन को आने जाने नहीं देता है, क्योंकि इसमें आपका एनारोबिक कंडीशन होता है, नाइट्रोजन से एमोनिया बनता है, बहुत सारा आपका केमिकल रिएक्शन होता है, इसीलिए थोड़ा ठीक होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ खाना बनता है, इसीलिए थोड़ा छोटा होता है, खाना ही बनना तो है, लेकिन इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, इसीलिए थोड़ा ठीक होता है। सबसे पहले ठीक होता है, ऑक्सीजन को आने जाने नहीं देता है। एनारोबिक कंडीशन, सुनो, एनारोबिक कंडीशन इसमें होता है। एनारोबिक कंडीशन मतलब बिना ऑक्सीजन का सभी काम होगा। एनारोबिक मतलब तो वही बताया ना कि बिना ऑक्सीजन का जिंदा रह जाना। अब जितना भी काम होगा वो बिना ऑक्सीजन का होगा। नाइट्रोजन फिक्स होता है। नाइट्रोजन फिक्स होने का मतलब कि नाइट्रोजन किस में बदल जाएगा, एमोनिया में। प्लांट को या बैक्टीरिया को एमोनिया की जरूरत होती है, हम लोग को एमोनिया की जरूरत नहीं होती है। हम लोग को एमोनिया बहुत प्रॉब्लम करता है, एमोनिया हम लोग के बॉडी में नहीं होना चाहिए। एमोनिया हमारे बॉडी में फॉर्म हो जाता है, लेकिन वो यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। एमोनिया सब बाहर निकल जाता है। तो एमोनिया हमारे बॉडी के लिए खराब है, लेकिन बैक्टीरिया के लिए एमोनिया अच्छा है, ठीक है। ये जो आपको सबसे लास्ट वाला सेल दिख रहा है, इसको बोलते हैं म्यूसिलीजेनियस। सुनिए, सबसे लास्ट वाला जो ये दिख रहा है उसको बोलते हैं म्यूसिलीजेनियस या गिलेटिनस शीट। ये जो होता है जेली लाइक होता है। क्या होता है, जेली लाइक, चिपचिपा होता है। ये ऐसा होता है जो चिपचिपा होता है, मतलब थोड़ा, और इसको ऐसे टच करेंगे तो चिपकेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसमें गिलेटिन नाम का केमिकल रिलीज होता है, इसीलिए चिपचिपा होता है। रिलीज इसलिए होता है ताकि इसको कोई अदर चीज इफेक्ट ना कर सके, ठीक है। अगर कोई चीज इसको खाने वाला चीज है तो सीधा इसके पास आएगा तो सीधा चिपक जाएगा इसमें, और खा लेगा, ये चिपका के अंदर निकल लेगा। अब सुनो, आज का जो टॉपिक पर है, सुनो रिकॉर्ड कर देते हैं 5 मिनट में। आज का जो टॉपिक पर है वो हम पढ़े एग्जाम्पल्स ऑफ बीजीए। बीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लूग्रीन एल्गे। आप तुम लोग बोलोगे, 5 मिनट रह गया है, बोलोगे। आज का टॉपिक हम पढ़े ब्लूग्रीन एल्गे के बारे में और नॉस्टॉक के बारे में। ब्लूग्रीन एल्गे का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉरी, बीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है, ओके। बीजीए का एग्जांपल हम बताया, जिसमें नॉस्टॉक बताया, नवीना बताया, ऑस्ट्रेलिया बताया और सीधा बताया। जिसमें हमें जो नॉस्टॉक है वो एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए नॉस्टॉक के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम बताएं कि माइकोप्लाज्मा के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लिए कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा बैक्टीरिया है इस अर्थ पे। सबसे छोटा बैक्टीरिया का नाम माइकोप्लाज्मा। ये किसकी तरह होता है, पीपीएलओ की तरह। पीपीएलओ का फुल फॉर्म प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बोलो एक बार फिर, बोलो एक बार फिर से, एक बार फिर से। प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, देखिए, अगर जो नहीं बोल रहे हैं उसके बॉडी में यही वाला बैक्टीरिया घुसेगा, इसलिए बोला कीजिए। यही वाला बैक्टीरिया बहुत परेशान करेगा, फिर से नहीं तो बोला करो प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। हाँ,
इसके पास सेल वॉल होता है कि नहीं होता है? इसका कोई आकार होगा कि नहीं होगा? माइकोप्लाज्मा का साइज कितना होता है? पीपीएलओ का साइज। ओके, उसके बाद हम पढ़े कि माइकोप्लाज्मा ऐसा बैक्टीरिया है जो बिना ऑक्सीजन का, जो ऑर्गेनिज्म बिना ऑक्सीजन का जिंदा रहता है उसको क्या बोलते हैं? और जो ऑक्सीजन के वजह से जिंदा रहता है उसको एरोबिक बोलते हैं। ओके, उसके बाद हम नॉस्टो के बारे में पढ़े। नॉस्टो का डायग्राम हम देखें कि सबसे जो ऊपर सेल होता है, पहला सेल होता है, उसको क्या बोला जाएगा? वेजिटेटिव सेल। तो बोलो क्या बोला जाएगा? नॉस्टो का सबसे ऊपर वाला सेल ये वेजिटेटिव सेल किससे मदद करता है? अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो खाना कहाँ बनेगा? वेजिटेटिव सेल के अंदर। उसके बाद पढ़े कि वेजिटेटिव सेल के नीचे जो 2-3 सेल होता है उसको क्या कहते हैं? फिलामेंटस। और बीच में जो बड़ा सा सेल होता है उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट ठीक होता है कि थीन होता है? ठीक होता है। दूसरी बात, ये ऑक्सीजन को आने जाने देगा कि नहीं? अगर ऑक्सीजन को आने जाने नहीं देगा तो इसको क्या बोलेंगे? इम्परमिएबल। क्या बोलेंगे? इम्परमिएबल। बोलो क्या बोलेंगे? अगर ऑक्सीजन को आने जाने नहीं देगा तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या होता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। मतलब नाइट्रोजन किसमें बदल जाता है? एमोनिया में। किसमें? एमोनिया में। नॉस्टो का सबसे नीचे वाले सेल जो होता है उसको क्या कहते हैं? म्यूसिलिटेनियस या गिलेटिनस। ये कैसा पदार्थ होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। अब सुनो, ये बिठो, कल का जो टेस्ट रहेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का रहेगा, ये तो आपको मालूम ही है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अभी तो चैप्टर चल ही रहा है, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर आप कहाँ तक क्वेश्चन देंगे? तो हम ये बोलना चाहते हैं कि अभी तक मतलब आज से पीछे वाला टॉपिक या कल से पीछे वाला टॉपिक, कल जो पढ़ाया, सॉरी कल पढ़ाया हुआ था, नहीं पढ़ाया हुआ था, परसों जो टॉपिक पढ़ाया हुआ था उससे पीछे जितना भी टॉपिक है आप पढ़ लेंगे। क्या क्या पढ़ लेंगे हम आपको बता देते हैं। आप पढ़ लेंगे सबसे पहले कि जो एरिस्टोटल था वो कितना क्लासिफिकेशन दिया था। उसके बाद सबसे पहले हाँ आर के बैक्टीरिया, हाँ पहले बहुत इजी है, बहुत इजी। तुम लोग एक बार में टिक लगा दो। केमिकल रिएक्शन भी देख लेना। सुनो, केमिकल रिएक्शन भी देख लेना कि CO2 किसके साथ रिएक्ट करेगा तो C6H12O6 बनेगा प्लस ऑक्सीजन रिलीज होगा। हाँ ठीक मानना है। देख के तुम लोग को पता चल जाएगा कि कौन किससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। हम 2 रिएक्शन बताए, कौन कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड जब H2O से रिएक्ट करता है तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिलीज होता है। और एक क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जब H2S से रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? ग्लूकोज प्लस सल्फर। 2 रिएक्शन बताए हैं, तो ये दोनों भी रिएक्शन आप देख लेंगे। उसके बाद जितना भी हम क्लासिफिकेशन बताए, सुनिए अमर जी ध्यान दीजिए, आप ही के लिए हम बता रहे हैं, आप ही के लिए हम बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। आप ध्यान नहीं देते हैं, आप हम आप पे ध्यान देते हैं लेकिन आप हम पे ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देते हैं तो फिर बात कहे करने लगते हैं आप। इधर ध्यान दीजिए। इतना ध्यान हम किसी पर नहीं देते जितना ध्यान हम आप पे देते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा तो समझो, वही समझो, बोलना नहीं है बीच में। सुनो क्लासिफिकेशन, रे तू उससे पूछो कि काहे ध्यान देते तुम पे। हाँ पूछ लो, पहले पूछ लो कि काहे ध्यान देते तुम पे। अरे मेरा मर्जी हम उसी पे ध्यान देंगे। पढ़ाई के लिए ध्यान देते हैं। सुनो रे इधर सुनो, बिगड़ गया, सब बिगड़ गया, सब बिगड़ गया है, पीटना पड़ेगा। उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन दिया था, 3 किंगडम कौन दिया था, 4 किंगडम कौन दिया था और 5 कोपलैंड और 5 किंगडम कौन दिया था। सुनो इतना ही नहीं, उसके बाद आप ये भी पढ़ लीजिएगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिया गया था वो कितने ईस्वी में दिया गया, ईस्वी में लिखा है। अच्छा 1900। ओके आप देख लीजिएगा।